स्थानं प्राधान्यं न बलं प्रधानं स्थाने स्थितः कापुरुषोऽपि सुर जनामि नागेन्द्र तव प्रभावं कंठं विना गर्जसि संकल्पस्य अर्थ किसी स्थान विशेष का महत्व अधिक होता है न कि बलशाली होना सही स्थान पर। श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। अनंत कुमार की कुंडली बनाई थी और वो देखना आरंभ किया था हमने। उसका थोड़ा सा रिवीजन जैसा कर लेते हैं फिर से एक बार। अगर आप लोगों ने उस कुंडली का प्रिंट आउट निकाला है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये स्क्रीन शेयर किया है वो दिख रहा है क्या सभी को? हाँ या ना? स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, हमने देखा था कि निर्यन स्पष्ट ग्रह जिसमें लग्न रवि चंद्र मंगल सबकी किस राशि में है और किस अंश पर है वो देखा। नक्षत्र देखा, नक्षत्र का यहाँ राशि का स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, यहाँ तक देखा था हम लोगों ने। उसके पश्चात इन ग्रहों को कुंडली में कैसा लिखना वो भी हमने सीखा। उसका थोड़ा सा पहले से एक बार बता देते हैं। तो लग्न जो है वो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि यह राशि चक्र में 8वीं राशि है, इसलिए यह कुंडली में ये पहला घर है और पहले घर में यह 8वीं राशि है। ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाए क्योंकि कल या परसों कविता जी से बात हो रही थी तब पता चला कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये भाव का 8 है या क्रमांक 1 है क्या, ऐसा सब थोड़ा सा था। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि ये जो नंबर है 8, 9, 10, 11, 12, 1 ये राशि के नंबर हैं और ये जो घर है यह पहला घर है, इसको भाव भी कहते हैं। ये पहला भाव है, पहले भाव में 8वीं राशि है यानी वृश्चिक राशि है। ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में ये धनु राशि है। ये तीसरा भाव है, तीसरे राशि में धनु के बाद कौन सी आएगी? मकर राशि है। ये चौथा भाव है, चौथे भाव में कुंभ राशि है। ये पांचवा भाव है, ये पांचवे भाव में मीन राशि है। अब आप और दूसरे किसी की कुंडली देखेंगे तो ये नंबर अलग हो सकते हैं यहाँ पर जो है वो, लेकिन भाव ये पहला ही रहेगा, ये भाव दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा ही रहेगा, ये चौथा ही रहेगा। उसमें राशि बदलेगी लेकिन भाव का क्रमांक वही रहेगा। भाव ये चौथा है तो चौथा ही रहेगा। और किसी की कुंडली में यहाँ मेष भी हो सकती है या कुंभ, कुंभ तो है ही, वृषभ हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग लोगों के उनके लग्न कौन सा है उस पर निर्भर करता है कि यहाँ क्रमांक क्या आएंगे। परंतु समझने के लिए आसान हो तो मैं बता दूं कि एक बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं
ये फ्लैट नंबर 1 है। 1 नंबर फ्लैट में ये भाड़े से आया है। 2 नंबर का फ्लैट है। फ्लैट नंबर 2 में धनु की राशि भाड़े से आई है, मकर राशि भाड़े से, धनु धनु राशि है। और ये फ्लैट नंबर 3, ये फ्लैट नंबर 4, ये फ्लैट 5, यानी भाव क्रम। फ्लैट नंबर 6 यहाँ मेष राशि है। ये फ्लैट नंबर 7 यानी भाव नंबर 7 यहाँ वृषभ राशि है। तो ये यहाँ वृषभ क्यों आई है? तो ये 7वां भाव जो है वो वृषभ का है। तो पहला भाव एक बार निश्चित हो गया, वृश्चिक है, 8वां यहाँ आ गया, तो उसके बाद बाकी सारे क्रमांक यहाँ आते जाएंगे। किसी का माइक ऑन रह गया है? नहीं, सबका बंद है। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान में आ गया होगा ऐसा मान लेता हूँ। अगर नहीं आया तो अभी बता दीजिए, इसको और थोड़ा स्पष्ट करके बता देते। ये क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये कैसे आए हैं, सबको ध्यान में आ रहा है? हाँ, ये ध्यान में आ गया है अभी। जी, सभी के ये आगे? ध्यान में आ गया। हाँ, तो ये उसके बाद हमने सब ग्रह लिखे। तो ग्रह किस भाव में कौन सा ग्रह जाएगा, तो ये कैसे पता चला था? तो हमें रवि सिंह राशि में है। सिंह राशि का क्रमांक क्या है, याद करो? 5 क्रमांक है। 5 5 जहाँ लिखा होगा वहां पर रवि आएगा। ये रहा। उसके बाद चंद्र है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का क्रमांक 11, ये 11 नंबर पे चंद्र आ गया। ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा करूं या दिख रहा है, कैसा है कुंडली का? दिख रहा है। थोड़ा आपकी आवाज अगर बड़ी हो सकती है तो देखिए, थोड़ा बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। आवाज के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इससे आवाज बढ़ नहीं पा रहा है। 8:30 बजे मैंने देवांशी बेन को ऑनलाइन लेकर आवाज के लिए 2-3 प्रयोग करके देखे, सेटिंग बदल के देखा, लेकिन बाद में पता चला कि अभी जो आवाज आ रही है वही सेटिंग में ठीक है। इससे बाकी जो सेटिंग करते थे तो उसमें आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, और आवाज कम आ रही तो और भी अच्छा है कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अन्यथा फिर दूसरा काम करते रहेंगे। हाँ, इससे बड़ा अभी साइज नहीं होगा, ये इतना बड़ा पर्याप्त है, सबको दिख रहा है? हाँ, ये बराबर दिख रहा है अभी। हाँ, तो हमने अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी हम देखेंगे मंगल। मंगल की कन्या राशि। कन्या राशि का क्रमांक जल्दी बोलिए फटाफट, कन्या राशि का क्रमांक क्या है? 6 नंबर जहाँ लिखा होगा वहां पर मंगल आएगा। ये 6 नंबर लिखा है, यहाँ मंगल है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये भाव क्रमांक कौन सा है? 11 लाभ। लाभ स्थान, 11वां भाव। ये 11 नंबर जो है वो कभी नहीं बदलेगा। 11 नंबर में ये राशि बदलती रहेगी, दूसरे किसी की और कुछ नंबर रहेगी। कन्या है तो और किसी की कुछ रहेगी, लेकिन ये भाव का क्रमांक 11 ही रहेगा। मंगल के बाद है बुध। बुध भी कन्या राशि में है, तो कहाँ पर आएगा? लाभ स्थान में। लाभ स्थान 11 नंबर में ही बुध आएगा। उसके बाद है गुरु धनु राशि में। धनु का क्रमांक 9। 9 9 कहाँ पर है, कौन से भाव में है 9? भाव क्रमांक दूसरे 2 में, दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में, धन स्थान। ये धन स्थान है। धन स्थान, हाँ। ये स्थान आपको याद नहीं है तो जो भाव का विवरण देखा था उसमें पीडीएफ में सब लिखा है कि इस भाव को क्या कहते हैं। तो ये धन स्थान में
શું આજે તરત પંખો ચાલુ કરી નાખ્યો ને મચ્છર મરવાના હશે ઈ નહીં મરે आज शुक्र है नहीं जा दो वांधो नहीं कन्या का क्रमांक 6 है। 6 है वो लाभ स्थान में है, 11वें नंबर के भाव में ये शुक्र आ गया। उसके बाद है शनि सिंह राशि में। सिंह का क्रमांक क्या आएगा? 5 हाँ, 5 कौन से भाव में है 5 क्रमांक? सिंह राशि भाव क्रमांक नौ दशम दशम भाव है। नौ दशम भाव में शनि 5वीं राशि है और भाव जो है वो दशम भाव है। बैटरी लो है, मैं जरा चार्जर लगा देता हूँ। हाँ, उसके बाद राहु। राहु मकर राशि में है। मकर राशि का क्रमांक 10 10 नंबर की मकर राशि कौन से भाव में है? तृतीय भाव में। तृतीय भाव ये भाव में राहु है और केतु कहाँ आएगा? बराबर उसके अपोजिट भाव में आएगा। अपोजिट नवम 6 स्थान बाद। नौवां भाव जहाँ पर कर्क राशि है, केतु आ गया यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ केतु कर्क राशि में है। ठीक है, ये सब क्या है आपको? ये गत सप्ताह में हमने किया है, फिर भी एक रिवीजन कर लिया। अभी इसके बाद हम अगले पन्ने पर चलते हैं। अभी जो हमने देखी वो लग्न कुंडली थी। अभी हम देखेंगे केपी कस्प कुंडली, एक कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली। लग्न कुंडली में केवल 8 क्रमांक लिखते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति में उस भाव के अंश कला और विकला, कला और विकला, विकला का अर्थ क्या होता है? तो एक कला के 60 भाग करते हैं। जैसे 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, वैसे एक अंश 23 कला और 25 विकला, उसकी जो भी अंश कला विकला है वो लिखने होते हैं। तो लग्न का जो है वो वृश्चिक 1 अंश 23 कला 25 विकला है, यहाँ पर लिखा हुआ वही यहाँ पर लिखा जाता है। 1 अंश 23 कला 25 विकला, ये लग्न भाव का लिखा। फिर दूसरा भाव कौन सा है? धनु 0 अंश 49 कला और 37 विकला। तो यहाँ पर आएगा धनु 0 अंश 49 कला और 37 विकला, ये दूसरे भाव का आ गया। वैसे ही तीसरे भाव का देखते हैं। मकर राशि 1 अंश 55 कला 52 विकला, ये तीसरा भाव। मकर 1 अंश 55 कला 52 विकला। ऐसे ही 12 भाव के हमें लिखने होते हैं। और वैसे ही जैसे लग्न कुंडली में ग्रह लिखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी ग्रह लिखने होते हैं। यह भी हमने सीख लिया था गत सप्ताह में। ये सबको ध्यान में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जरा आप में से बताइए, ध्यान में आ गया है? जी भैया। हाँ हाँ जी जी। ध्यान में आया तो बताइए, हम ऐसे ही आगे नहीं जाएंगे, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद का जो हमने देखा था वो यह कृष्णमूर्ति पद्धति के स्पष्ट भाव, जिसमें भाव और ग्रह दोनों लिखे हैं। ये पहला भाव वृश्चिक राशि 1 अंश 23 कला 25वीं कला। वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल
हाँ, तो यहाँ पर लिखा है राशि स्वामी मंगल, और मंगल के आगे 11, 1 और 6 ये क्रमांक लिखे हैं। इसका भी विवरण हमने गत सप्ताह में देख लिया था, लेकिन फिर एक बार रिवीजन करते हैं। 11 क्यों लिखा है यहाँ पर, कौन बताएगा? वह भाव है, 11वां भाव। हाँ, 11वां भाव। यहाँ 1 से 12 में से 11 ही क्यों लिखा है? 12 क्यों नहीं लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 11 ही क्यों? क्योंकि मंगल 11वें भाव में है। बराबर। रहा कुंडली 11वें भाव में है, इसलिए वहां पर 11 है। उसके बाद एक और लिखा है मेष राशि है इसलिए राशि, हाँ, मेष राशि का स्थान है। तो मेष का ही क्यों लिखना है हमें? क्योंकि मंगल मेष राशि का भी स्वामी है। क्या है? मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक का स्वामी है। हम यहाँ मंगल देख रहे हैं, तो मंगल स्वयं 11वें भाव में है, और मंगल की 2 राशि हैं, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक राशि भाव क्रमांक 1 में है और मेष राशि भाव क्रमांक 6 में है। इसलिए मंगल के आगे 11, 1 और 6 ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि मंगल जो है वो कौन से फल देगा, तो 11वें भाव का फल देगा, पहले भाव का फल देगा और छठे भाव का फल देगा। तो हमें ये इसके कारक भाव, इसको कहते हैं कारक भाव, यानी मंगल किस भाव का कारक है, तो 11, 1 और 6 यह निकालना आपको ध्यान में आ गया तो आगे कुंडली देखना एकदम आसान हो जाएगा। फिर आप आसानी से किसी की भी कुंडली देख पाएंगे। लेकिन ये बहुत ध्यान देकर समझ लो आप। इसके पहले के सत्र मैंने पहले भी कहा था कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ये आगे का भी आप समझ लेंगे तो भी आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अभी मैं फिर से एक बार प्रश्न पूछ लेता हूँ। मंगल के आगे 11, 1 और 6 लिखा है, ये क्या सभी को ध्यान में आ गया कि क्यों लिखा है? जी। कि एक को भी नहीं आया ध्यान में तो वो बता दे अभी, क्योंकि आगे चलकर फिर वो ध्यान नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब हमें जो भी ग्रह है वो पहले कौन से भाव में है वो लिखना है, उसके बाद हाँ, वो किस राशि का स्वामी है, वो राशि किस भाव में है उसका नंबर लिखना है। और मतलब अगर 2 राशि में वो है तो दोनों राशि किस, जो राशि में भाव के भाव में है, जो भाव में है वो भाव का नंबर लिखना है। बराबर एकदम ना? एकदम बराबर। मंगल 2 ग्रह जिस भाव में है वो भाव का क्रमांक, और उस ग्रह के प्रभाव में जो राशियां हैं उस राशि जिस जिस भाव पर होगी उस भाव का क्रमांक आएगा। एकदम बराबर उमा जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु कहाँ, गुरु के आगे 2 और 2, 5 लिखा है। इसका अर्थ क्या हो गया? गुरु स्वयं दूसरे भाव में है, और गुरु की राशि कौन सी है? जल्दी फटाफट बोलिए। धनु, धनु और मीन और मीन। धनु। और मीन। धनु और मीन 9 कौन से? और 12। नहीं, 2 और 5 राशि वाला होगा, लेकिन हाँ, दूसरे भाव में और 5वें भाव में। हाँ, गुरु स्वयं दूसरे भाव में है इसलिए 2 आया, और गुरु की राशि ये धनु वो भी दूसरे भाव में इसलिए फिर से 2 आया, और उसकी मीन राशि जो है वो 5वें भाव में है इसलिए 5 आया। ये देखिए 2, 2, 5। उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है? तो राहु है। अभी ये समझ लो ठीक से, राहु कौन से भाव में है? तीसरे भाव में है, बराबर है। देख लो, ये रहा तीसरा भाव, 1, 2, 3 तीसरे भाव में राहु है।
और राहु के आगे 3 और 4 लिखा है। ये 3 और 4 क्यों लिखा है, कौन बताएगा? राहु का राहु की तो क्योंकि कोई राहु के अपोजिट में केतु आएगा, इसके लिए राहु 3 और 4 आएंगे। नहीं। राहु तीसरे भाव में है, इसलिए 3 नंबर आया। हाँ, और आगे 3 और 4 है, वो क्यों आया? क्योंकि राहु की तो कोई राशि नहीं है। यहाँ हमने ऊपर देखा दिखाना, मंगल की ऊपर का दिखाना। मेष और वृश्चिक 1 और 6 भाव में है, इसलिए 1 6 लिया। गुरु की राशि यहाँ पर मीन राशि जो है वो 5वें भाव में, इसलिए 5 आया। धनु राशि दूसरे भाव में, इसलिए 2 आया। लेकिन राहु के तो प्रभाव में कोई राशि नहीं है, तो फिर 3 और 4 क्यों आया? शनि के राशियां हैं ये दोनों, शनि के भाव में है। शनि की वजह से, शनि की राशि में है। यहाँ पर ये जो है ना, राहु किस राशि में? मकर में है। मकर में है, हाँ, शनि की राशि में है। ये देखो, ये मकर शनि की राशि है। ये राहु मकर राशि में है। मकर का स्वामी कौन है? शनि है। शनि। तो उस समय पर राहु और केतु के लिए नियम ये होता है कि जिस भी राशि में होंगे उस राशि के स्वामी के प्रमाण से वो फल देंगे। राहु मकर राशि में है तो मकर राशि का स्वामी शनि है। तो शनि की राशि कहाँ पर है? तो ये तीसरे भाव में तीसरे और और चौथे भाव में। तीसरे चौथे भाव में। मकर और कुंभ, इसलिए यहाँ पर राहु के आगे लिखा है राहु स्वयं तीसरे भाव में और उसकी राशि 3 और 4। उसका उप नक्षत्र स्वामी, अर्थात नक्षत्र स्वामी यानी एक जो नक्षत्र होता है उसके 9 भाग करते हैं, तो उसके 9वें में से कौन से भाव में यह लग्न है तो वो उसको उप नक्षत्र स्वामी। और ये राहु जिस उप नक्षत्र का है उसके भी 9 भाग करते हैं, उसको भी डिवाइड करते हैं, तो ये उप नक्षत्र स्वामी आएगा। ये बहुत माइन्यूट प्रिडिक्शन करना होता है तब उप नक्षत्र स्वामी देखा जाता है, अन्यथा उप नक्षत्र स्वामी से काम चल जाता है। कहीं पर एक बॉर्डर पर कुछ प्रश्न है तो और थोड़ा डीप में जाना है तो उप नक्षत्र स्वामी देखते हैं। तो यहाँ उप नक्षत्र का उप नक्षत्र है वो चंद्र है। चंद्र के आगे 4 और 9 लिखा है। अभी आप में से बताइए 4 और 9 क्यों आया है? चतुर्थ भाव में है और चंद्र की राशि 9वें भाव में है, इसलिए। चंद्र की कौन सी राशि है? कर्क। कर्क राशि। ये देखिए 9वें भाव में ये कर्क राशि है, इसलिए 9। और चंद्र स्वयं कहाँ पर है? ये चतुर्थ भाव में चतुर्थ है, भाव। इसलिए 4 और 9 आया। यहाँ पर चंद्र की एक ही राशि है, इसलिए एक ही क्रमांक आया है यहाँ पर। यह वृश्चिक का ध्यान में आ गया ना सभी को? जी हाँ। हाँ, अभी हम दूसरा भाव लेते हैं। दूसरा भाव है धनु। धनु का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु। आप ये याद करिए, हाँ, नहीं तो अवखड़ा चक्र पंचांग खोल के बैठिए। जैसे ही धनु का स्वामी कौन, तो अवखड़ा चक्र खोलेंगे तो ध्यान में आ जाएगा धनु का स्वामी गुरु है। गुरु के आगे 2 और 2 5 लिखा है, जो हमने यहाँ पर नक्षत्र स्वामी गुरु के बारे में देख लिया था कि 2 और 2 5 क्यों लिखा है। ध्यान में है ना सभी को? हाँ, हाँ जी। उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु। केतु के आगे 9 और 9 लिखा है। क्यों लिखा है? तो केतु जो है वो कर्क राशि में है। ये रहा केतु, ये कर्क राशि में है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और कर्क राशि जो है वह 9वें भाव में है। ये रहा 9वां भाव।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के भाव में राशि है, 4 क्रमांक है, वहां पर केतु है। अभी केतु की कर्क राशि में केतु है, तो कर्क राशि के जो भी कारक भाव है वो केतु के साथ जुड़ेंगे। तो कर्क राशि जो है वो 90वें भाव में है और केतु भी 90वें भाव में है। तो वहां पर 9 4 और 9 ये कहाँ ये केतु 9 केतु 90वें भाव में चंद्र की राशि में है, कर्क में, और कर्क 90वें भाव में ही है, इसलिए 9 आया। उप नक्षत्र स्वामी शुक्र। अब शुक्र के आगे 11 7 12। अभी ये इसका विवरण कौन बताएगा, ये 11 7 12 क्यों आया है? जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताइए, 11 7 12 क्यों आया है? गलती हो गई कोई आप बोलो, समझ में आएगा। शुक्र जो है वो 11वें 11 भाव में है। मेरा जी रुकिए जरा आप, हाँ बोलिए। शुक्र जो है वो 11वें भाव में है, हाँ इसलिए 11। और शुक्र की जो राशि का स्वामी है वृषभ और तुला, तो उनका वो 7वें और 12वें भाव में है, इसलिए वृषभ और तुला 7वें और 12वें भाव में। ये रहा 7वां भाव जहाँ पर वृषभ है, और 12वां भाव ये तुला राशि जो ये 12वें भाव में है, इसलिए 7 और 12 आएगा, और शुक्र 11वें में है तो 11 आएगा। यहाँ पर शुक्र स्वयं 11वें भाव में है और शुक्र की राशि 7 और 12वें भाव में है। वैसे ही मंगल 11वें भाव में है और उसकी राशि पहले और छठे भाव में है। ऐसे ही सबका आएगा। अभी जैसे ये द्वितीय भाव का देखा तो ये ग्रह का भी देख सकते हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो धनु राशि है, उसका राशि स्वामी गुरु ही आएगा, जिसके 2 और 2 5 आएंगे। और गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र 11 7 12 आएगा, उसका उप नक्षत्र स्वामी राहु है, 3 3 4 आएगा। उप नक्षत्र चंद्र है जो 4 और 9 आएगा। अब ये जो भी यहाँ ग्रह लिखे जाते हैं उसके कारक भाव लिखना ध्यान में आ गया सभी को? कारक भाव ये ये क्रमांक कैसे आए, सबको ध्यान में आ रहा है क्या? किसी एक को नहीं आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ जी। हाँ, ये कारक भाव निकालना आ गया तो अभी आप भविष्य कथन आसानी से कर पाएंगे। केवल अभी आपको भविष्य कथन के लिए मुझे फॉर्मूला बताना रहेगा। वो फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया तो आप भविष्य कथन फटाफट कर देंगे। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो नियम है उसका जो फॉर्मूला है, सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2 या 7 या 11 इसका कारक है तो विवाह निश्चित होगा। अभी यहाँ सप्तम भाव ये रहा, इसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु 2 2 5 क्या है? तो नियम क्या है? 2 या 7 या 11 इसका कारक है तो विवाह निश्चित होगा। तो ये आनंद कुमार का विवाह होगा क्या? बताइए। होगा। हाँ होगा। तो इसमें केवल गुरु को नहीं देखना होता है, तो किसको देखना होता है? तो हम ये तो चार्ट आपको बताया ऐसा होता है, लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए लिखते समय उसकी लिखने की पद्धति अलग होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी अगर देखना है तो हमें सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी हमें गुरु मिल गया। ये यहाँ लिखा है उप नक्षत्र स्वामी, ये गुरु है। ये 7वां भाव
इसके आगे देखते जाएंगे तो ये राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और ये उप नक्षत्र स्वामी, जितने भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं वो उप नक्षत्र स्वामी से ही ढूंढने होते हैं हमें। वो सब फॉर्मूला जो बताऊंगा, नियम बताऊंगा, वो सब उप नक्षत्र स्वामी को ही लागू होते हैं और किसी किसी जगह पर उप नक्षत्र स्वामी तक हमें जाना होता है, अन्यथा उप नक्षत्र स्वामी से ही अपना काम चल जाता है। एक बार हमें मिल गया कि ये उप नक्षत्र स्वामी गुरु है, तो गुरु के कारक भाव केवल 2 और 5 नहीं है, ये तो है ही, उसके साथ और क्या होंगे? तो गुरु जहाँ लिखा है, ये रहा गुरु लिखा है, तो गुरु के आगे ये 2, 5, 11, 7, 12, 3, 3, 4 यहाँ तक सब कुछ आएगा। ये सारे के सारे भाव जो हैं ये गुरु के लिए लागू होते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं 11वें ये दूसरे भाव में है, उसका गुरु की राशि 5वें भाव में है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र भी गुरु के लिए फल देगा, इसलिए 11, 7, 12 भी आएगा। और उप नक्षत्र स्वामी राहु है गुरु का, वो भी गुरु के लिए ही काम करेगा, तो 3, 3, 4 भी आएगा। तो अगर हमें गुरु का अगर देखना है तो ये गुरु के लिए ये सारे भाव क्रमांक देखने होते हैं। यहाँ पर और एक नियम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 11, 7, 2 है, तो इसका मतलब केवल एक ही होता, 2 या 11 या 7 होता तो भी विवाह निश्चित था, लेकिन 11, 2 और 7 तीनों मिल रहे हैं, तो ये 101% विवाह होगा। लेकिन इसमें कहीं पर 6 क्रमांक भी होता तो क्या होता? अगर आपको भाव विवरण याद होगा तो उसमें आप देखेंगे तो मैंने अगर आपको याद हो तो हर भाव का पीछे वाला भाव उसके लिए व्यय स्थान गिना जाता है। यह नियम आपको बताया था भाव विवरण में, अगर याद नहीं है तो मैं दोहरा देता हूँ। हर भाव के पीछे वाला भाव उसके लिए व्यय स्थान यानी उसके लिए विरुद्ध फल देगा। ये द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के लिए व्यय स्थान कौन सा आएगा? तो ये पहला क्रमांक का भाव आएगा। दूसरे को फल मिलने वाले हैं उसके विरुद्ध ये फल देता है। वैसे ही ये चतुर्थ भाव के लिए व्यय स्थान कौन सा हो जाएगा? उसके पीछे वाला भाव। तो ये चतुर्थ भाव के लिए जो फल मिलने वाले हैं उसके विरुद्ध में 11 ये 10वां भाव, ये तीसरा भाव जो है वो फल देता है। तो 7वां जो स्थान है विवाह के लिए देखा जाता है, विवाह या पार्टनरशिप या 2 साथ आने वाले लोग। तो ये विवाह स्थान जो है के लिए व्यय स्थान ये 6ठा भाव है जो विवाह के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ये व्यय स्थान है। ये इसलिए अगर यहाँ गुरु में कहीं पर 6ठा भाव होता तो हम ये मानते कि विवाह तो निश्चित है, लेकिन उसमें बाधाएं कुछ आएगी, कुछ पति पत्नी के बीच में कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, या फिर दोनों नौकरी कर रहे हैं इसलिए उनको साथ रहने का समय कम मिल रहा है। ऐसा मैं नौकरी का विषय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6ठा स्थान जो है वो सेवा का यानी नौकरी का स्थान है। तो अगर ये कारक होता है 6ठा स्थान, तो इसका अर्थ 7वें भाव के लिए तो ये व्यय स्थान है, 7वें भाव के लिए ये तो फल देगा, लेकिन साथ में ये 6ठा भाव है जो नौकरी का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नौकरी करते हैं, नौकरी में इतने व्यस्त हैं कि उनको प्राइवेट की कुंडली कम मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे एक एक कुंडली हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। मैं अभी मानता हूँ कि ये हर ग्रह के कारक भाव निकालना आपको आ गया है, ऐसा मान लूं? हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जी हाँ, अभी आगे हमको देखना है वो
महादशा। महादशा के विषय में पहले भी बताया था कि एक विषोत्तरी महादशा होती है और एक अष्टोत्तरी महादशा होती है। अष्टोत्तरी का अर्थ होता है 108 वर्ष की साइकिल और विषोत्तरी का अर्थ होता है 120 वर्ष की साइकिल। यहाँ आप देखेंगे तो गुरु के 16, शनि के 19, बुध के 17, ये केतु के 7, शुक्र के 20, रवि के 6, ये चंद्र के 10, 7, 18, इन सब की टोटल करेंगे तो 120 आपको मिलेगा। तो जन्म के समय, ये आनंद कुमार के जन्म के समय यहाँ लिखा है भोग्य दशा गुरु 7 वर्ष 11 महीने 16 दिन। ये भोग्य दशा का जो है गुरु 7 वर्ष 11 महीने 16 दिन, ये कहाँ से निकाला? इसका कैलकुलेशन क्या है? बहुत आसान है। आपके पास वो काल निर्णय पंचांग है तो वो खोलिए, मैं भी वो पंचांग ले लेता हूँ। आपको अभी महादशा कैसे निकालनी वह भी सिखा देते हैं। हाँ, पंचांग के अभ्यास के समय हमने देखा था कि महादशा का कोष्टक कहाँ पर है? वो 107। 107 पर लिखा है विश्वोत्तरी महादशा अंतरदशा, लेकिन उसका निकालने का जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक 130 पे जो है चंद्रावरण विंशोत्तरी दशेचा भोग्य का काढण्याचे सुलभ कौष्टक, वो देखना है क्या? हाँ, 130। एक मिनट। हाँ, ये पंचांग दूसरा आ गया। एक तब तक बात बता दूं, मैंने मेरा सिस्टम अपडेट किया ना, तो अभी हम लोग अराटाई पे हैं, तो वहां से कहीं जाकर वापस आ सकते, तो हमारा ये मिस नहीं होता, वापस ज्वाइंट हो सकते हैं। ये कभी अच्छा हो गया। अभी मतलब मुझे व्हाट्सएप भी बीच में देखना हो, वहां से वापस आए तो ये कंटिन्यू रहता है, कट करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी जिसका भी वो सिस्टम अपडेट कर रहा आपका फोन, तो हो जाएगा। हाँ जी, अभी हम ये भोग्य महादशा और भुक्त दशा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। भोग्य का अर्थ है कि अभी इतनी दशा भोगने की बाकी है, और भुक्त दशा अर्थात इतनी भोग कर हो गई है। तो ये 7 वर्ष 11 महीने और 16 दिन अभी गुरु की दशा भोगने की बाकी है जन्म के समय। तो ये 7 वर्ष 11 महीने 16 दिन कैसे निकाले हैं? तो हमें इसके लिए चंद्र का जो स्थिति है वो देखनी होगी। पंचांग में पृष्ठ क्रमांक 131 निकालिए। पृष्ठ क्रमांक 131, 131 पंचांग में, और इस कुंडली में चंद्र की स्थिति देख लेते हैं हम। चंद्र है कुंभ राशि में 26 अंश 41 कला और 51वीं कला। 60वीं कला यानी एक कला होती है, तो ये 60 के करीब करीब है, तो हम 26 अंश और 42 कला ऐसा मान लेते हैं। तो ये पृष्ठ क्रमांक 131 पर
राउंड फिगर में देखेंगे तो पहिला ही चंद्र राशी है अंश कला भोग्य काल काढण्याचे सुलभ कोष्टक क्रमांक 1 यानी पंचांग का पेज नंबर है 131। उसमें आप देखिए अंश कला चंद्र राशि के नीचे अंश कला है तो 26-40 है। देखिए वहां दिख रहा है 26-40 दिख रहा है। हाँ जी 26-40। हाँ तो अभी चंद्र किस राशि में है? कुंभ में है। तो आप चंद्र राशि जहां लिखा है ऊपर उसके आगे देखेंगे मेष सिंह धनु वृषभ कन्या मकर मिथुन तूल कुंभ। मिथुन तूल और कुंभ के लिए एक ही कोष्टक है। दिख रहा है तीसरा क्रमांक का जो है वो दिखा ऊपर जो भोग्य काल कोष्टक है उस चंद्र राशि लिखा है। चंद्र राशि के ही आगे देखते जाइए मेष सिंह धनु वृषभ कन्या मकर और मिथुन तूल कुंभ दिखा है। हाँ दिखा। हाँ तो उसमें आप नीचे आइए और 26-40 यहाँ अंश कला के सामने आइए तो आपको दिखेगा वहाँ 8 वर्ष 0 महीने और 0 दिवस दिख रहा है। हाँ दिखा और ऊपर गुरु लिखा है भी दिखा आपको। यहाँ पर कुंभ राशि लिखा है मिथुन तुल कुंभ भोग्य काल वर्ष मास दिवस उसके नीचे गुरु लिखा है। क्या जी दिखा किसको नहीं दिखा है? दिखा दिखा। हाँ तो अभी गुरु लिखा है और यहाँ 26-40 के यहाँ 8 वर्ष 0 महीने 0 दिवस लिखा है लेकिन चंद्र तो है 41-51 पर यानी और 2 कला हमें आगे जाना है। ठीक है अभी इसके आगे का जो उसी पेज पर कोष्टक क्रमांक 2 है ग्रहाच्या दशेच्या प्रमाणित भाग कोष्टक क्रमांक 2 वो कोष्टक दिखा। हाँ। दूसरा कोष्टक हाँ दिखा उसमें आप देखेंगे कला में 1 से लेके 30 कला तक दिया है तो हमें 2 कला चाहिए। हमें 2 कला आगे जाना है। क्यों दो कला क्यों आगे जाना है? तो हमने 26-40 का तो देख लिया लेकिन उसके आगे एक कला और 51वीं कला है वो 30 कला से अधिक है इसलिए उसको हमने 2 कर दिया। ठीक है 2 को दिया है और 2 के आगे देखिए है तो वहां पर आएगा 0 महीने 14 दिन। 0 महीने 14 दिन दिख रहा है। गुरु में देखना है ना गुरु में। हाँ क्योंकि हम गुरु की दशा देखिए ना इसमें देखना है। दो कला के लाइन में गुरु में देखिए या फिर इसका मैं स्कैन करके यहाँ स्क्रीन पे दिखा पाऊँ तो आपको ध्यान में पहले आप बताइए ग्रहाच्या दशेच्या प्रमाणित भाग कोष्टक क्रमांक 2 सबको मिल गया क्या? हाँ मिल गया। जी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। पृष्ठ क्रमांक 131 कोष्टक क्रमांक 2 जिसमें पहला कॉलम है कला जिसमें
02 कला, उस लाइन में आगे जाइए गुरु तक। 5वां कॉलम है गुरु का। आ गया। और 14 दिन लिखा है, यानी हमें 2 अंक मिले हैं, एक तो 8 वर्ष और 0 महीने 0 दिन, और दूसरा मिला है 0 महीने 14 दिन। ये 2 हमें मिले हैं। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं, 8 साल में से 0 महीने और 14 दिन माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? आठ वर्ष में से 14 दिन माइनस किया तो क्या मिलेगा? 7 साल 11 महीने और 16 दिन। हाँ, तो यहाँ देखो भोग्य दशा गुरु की 7 साल 11 महीने 16 दिन दिख रहा है सबको? हाँ। क्या महादशा जो है वो चंद्र के राशि अंश कला विकला के ऊपर होती है। तो ये हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ये कंप्यूटर कुंडली में मिल जाएगा, लेकिन निकाला कैसे? ये 7 साल 11 महीने 16 दिन कैसे आया? तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताया। वैसे आप और भी किसी की कुंडली है जिसमें स्पष्ट चंद्र की राशि अंश कला विकला दिया है और उसकी महादशा भी दी होगी कुंडली में, लेकिन वो कैसे आई तो आप क्रॉस चेक इस चार्ट में से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ये आपको कैलकुलेशन मिलता है रेडीमेड, लेकिन आपको पता चले इसलिए हमने ये कैलकुलेशन किया है। आगे बढ़े हम। जी जी हाँ जी अभी हम इसकी देखते हैं जातक की, तो उसकी जन्म के समय गुरु की महादशा है। उसका जन्म है 15 सितंबर 2008, ये उसका जन्म तिथि है। और इसकी ये गुरु की महादशा कब समाप्त होगी? तो 1 सितंबर 2016। ये तारीख कहाँ से आई? तो ये उसके जन्म के तारीख में अगर ये हम 7 साल 11 महीने 16 दिन जोड़ देते हैं तो हमें यह तारीख मिलती है 2016। तो ये 2016 को ये समाप्त होगी। इसमें जो भी तारीख दी है वो उस ग्रह की दशा और अंतरदशा समाप्त होने की तारीख होती है। यहाँ नीचे लिखा भी होगा। हाँ, डेट्स आर स्पेसिफाइड अबव आर एंडिंग डेट्स, ये समाप्त होने की तारीख है। तो ये गुरु की पूरी महादशा है, लेकिन गुरु की महादशा में कुछ अंतरदशा भी होती है, यानी गुरु के 16 वर्ष में भी विभाग किए होते हैं। तो अब हम इस आनंद कुमार की देखते हैं, तो 15 सितंबर 2008 को जन्म हुआ है और जन्म से ही गुरु की महादशा है। और अंतरदशा किसकी है? तो यहाँ शुक्र की अंतरदशा है। ये 15 मार्च 2011 तक उसकी गुरु महादशा में शुक्र अंतरदशा रहेगी। तो ये महादशा क्यों? तो उसका विवाह तो होगा, ये लिख दिया, उसका पढ़ाई होगी, ये लिख दिया, उसका विदेश गमन होगा, ये लिख दिया, लेकिन कब होगा? तो ये उसकी महादशा और अंतरदशा निश्चित करेंगे। यहाँ पर आयु लिखा है, तो ये गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब समाप्त होगी तब इसकी आयु 2 वर्ष की होगी। उसके बाद गुरु की महादशा में रवि की अंतरदशा है, वो 1 जनवरी 2012 को समाप्त होगी। उस समय पे इस जातक की आयु 3 वर्ष होगी। ऐसे जो भी
उसकी महादशा और अंतरदशा लिखी जाएगी, वहाँ अंतिम जो है वो उसका आयु होगा, ये इतने आयु का रहेगा। यानी गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा 1 सितंबर 2016 को समाप्त होगी। उस समय पे जातक की आयु 7 वर्ष होगी। तो ये महादशा और अंतरदशा का कोष्टक है। जो भी महादशा आरंभ होती है उसकी अंतरदशा सबसे पहली जो होती है वो उसी ग्रह की होती है। जैसे यहाँ शनि की महादशा है, 1 सितंबर 2016 को आरंभ होगी और 2 सितंबर 2035 को ये समाप्त होगी। 19 वर्ष का है। तो इसकी अंतरदशा सबसे पहली शनि की महादशा में अंतरदशा भी पहली शनि की ही आरंभ होगी। वैसे बुध की महादशा में उसकी अंतरदशा पहली बुध से ही आरंभ होगी। वैसे ही केतु की महादशा में अंतरदशा पहले केतु से ही आरंभ होगी। शुक्र की महादशा में अंतरदशा जो है वो शुक्र से ही आरंभ होगी। वैसे हमें इससे उसका जो भी जीवन में घटनाएं घटित होने वाली है वो कब घटित होंगी तो हम उसके महादशा और अंतरदशा से बता सकते हैं। अर्थात उसका विवाह होगा यह तो निश्चित है। तो विवाह की आयु जो होती है 21 वर्ष के बाद होती है। तो 21 वर्ष जो है वो मंगल की अंतरदशा समाप्त हो जाती है। तो ये हमें गुरु की महादशा और शनि की महादशा में भी मंगल की अंतरदशा तक तो हमें उसका विवाह का विचार करना ही नहीं है। विवाह का विचार कहाँ से आरंभ होगा? तो राहु की अंतरदशा से आरंभ होगा। तो राहु में अगर कारक ग्रह मिलते हैं हमें 2, 7, 11 तो राहु में होगा, या फिर गुरु में मिलते हैं तो गुरु में होगा। इसमें भी नहीं होता है तो उसके बाद की जो दशा है वो है बुध की दशा। तो बुध में भी बुध अंतरदशा, केतु अंतरदशा, शुक्र अंतरदशा कहाँ पर उसके 2, 7, 11 मैच होते हैं वह देखना है, जिससे हम उसके विवाह का समय निश्चित कर पाते हैं। अब हम जातक यह आनंद कुमार को ही देखते हैं तो उसकी अंतरदशा मंगल तक तो हम देखे नहीं है, क्योंकि मंगल की अंतरदशा समाप्त होगी 2030 में, तब उसकी आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष के पहले विवाह नहीं किया जाता है। तो हमें मिलते हैं शनि की महादशा में राहु और गुरु। सबसे पहले हमें देखना होगा कि शनि विवाह के लिए कारक है क्या। अगर शनि ही कारक नहीं है तो अंतरदशा काम नहीं करेंगी। पहले महादशा 2, 7, 11 को कारक है क्या। हमने जो पहला चार्ट देखा था उसमें फिर से आते हैं। यहाँ पर ये रहा शनि जो दशम भाव में है, स्वयं दशम भाव में है। ये दशम भाव जो है वो लाभ स्थान का व्यय स्थान है। लाभ स्थान यानी 11वें का व्यय स्थान है और 3 और 4 का कारक है शनि। शनि जो है वो रवि के राशि में है, सिंह राशि है शनि की। सिंह राशि में इसलिए सिंह का स्वामी रवि है। रवि दशम, तृतीय और चतुर्थ भाव का कारक है। लेकिन शनि जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र 11, 7 और 12 का कारक है। यानी शनि जो है वो राशि स्वामी से तो विवाह के लिए पूरक नहीं है। इसमें 2, 7, 11 कहीं नहीं है। लेकिन शनि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र तो 11, 7 और 12 का कारक है। यानी शनि की महादशा में विवाह हो सकता है। और शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो राहु है, 3, 3, 4 को है। तो इसमें यानी इसके लिए व्यय स्थान जो है 6, 7 के लिए, विवाह के लिए 7 महत्व का होता है और 2 और 11 उसके पूरक भाव है। तो इसमें केवल 11 के लिए ये व्यय स्थान है। 1 के लिए भी व्यय स्थान ये 12 है। पहले भाव का व्यय स्थान 12 होता है।
लेकिन 7 स्वयं है यहाँ पर, 11 भी स्वयं है। इसका अर्थ हम ये बता सकते हैं कि थोड़ी बहुत अड़चन हो सकती है, लेकिन शनि की महादशा में विवाह होगा, तुरंत ही जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा 2-3 लड़कियां देखनी पड़ेंगी, कभी हाँ या ना, ऐसा कुछ न कुछ अड़चनें आएंगी, कठिनाई आएगी, लेकिन विवाह निश्चित होगा शनि की महादशा में। अब अंतरदशा कौन सी देखनी है? तो अंतरदशा हमारे पास है राहु और गुरु। राहु और गुरु क्यों है? क्योंकि उसकी आयु 21 वर्ष तक, तो ये मंगल की अंतरदशा है, 21 वर्ष तक विवाह को नहीं देखना है। तो 21 वर्ष के बाद है राहु और गुरु। अब ये दोनों में से कौन अधिक बलवान है विवाह के लिए, वो देखते हैं। तो हम पहले राहु का देखेंगे। राहु के जो कारक ग्रह हमने निकाले थे, ये रहा राहु, जो स्वयं तृतीय भाव में है, 3-3-4 का कारक है, 4 और 9 का कारक है, 10-10 का कारक है, 10-10 है। इसमें 2-7-11 कहीं पर नहीं है, इसलिए राहु की अंतरदशा में विवाह संभव नहीं है। ध्यान में आ रहा है? हाँ स्पष्ट हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो? हाँ हाँ हो रहा है तो आप पूछिए, मैं फिर से दोहरा दूंगा। फिर से दोहरा दूं एक बार? समझ बोले में और आया। ऐसा कुछ है क्या? अंतिम 2 मिनट बचे। ध्यान में आ गया। अंतिम 2 मिनट है। राहु के बाद की जो अंतरदशा है वो कौन सी है? गुरु की है। राहु में तो विवाह संभव नहीं, क्योंकि राहु में कहीं पर भी 2-7-11 नहीं है। अभी गुरु में देखते हैं हम। तो गुरु कहाँ पर है? तो स्वयं द्वितीय भाव में है, 2-5 को कारक है, शुक्र के नक्षत्र में है, 11-7 कारक है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका विवाह शनि की महादशा में निश्चित होगा, लेकिन राहु की अंतरदशा में नहीं होगा, उसकी गुरु की अंतरदशा में होगा, अर्थात उम्र के 24 से 26 साल के बीच में होगा। स्पष्ट हो रहा है? हाँ नहीं हुआ? आपसी का समय हो गया है। यही विषय हम अगले सप्ताह एक विवाह के लिए कुंडली देखेंगे और उसका हम अभ्यास करेंगे। उसके लिए किस कुंडली का अभ्यास करना है तो वो मैं समूह पे डाल दूंगा, वो आपके डायरी में नोट कर लेना, तो वो आपको देखने के लिए आसानी होगी और हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अभी अंतिम 1 मिनट बचा है, शांति मंत्र लेते हैं और ये सत्र हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा पूर्ण है, यह संसार पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण से पूर्ण को लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। धन्यवाद।